हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस एडू हब। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आज से इस चैनल पे एनसीईआरटी की कंप्लीट सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 1 से शुरू होगी। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर साइंस बुक में मैटर इन आवर सराउंडिंग है, जो कि अभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करेंगे। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम अब कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर के साथ। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है मैटर। तो विज्ञान का यह मानना है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ से मिलकर के बनी हुई हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है सर मैटर। अगर हम एनसीईआरटी के तहत इसके डेफिनेशन की बात करें, देन एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैज नेम्ड मैटर। मैटर एक ऐसी चीज़ है इस ब्रह्मांड में जो कि जितनी भी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में उनको बनाने के लिए जिम्मेदार है। कहना क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस तो ऑक्यूपाई करती ही है, उसके साथ ही साथ उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी हो, कुछ भार भी हो, उसको क्या कहेंगे सर? हम मैटर कहेंगे। तो क्या क्या हो सकता है सर? द एयर वी ब्रीथ, जो हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं। द फूड वी ईट, जो भोजन हम कर रहे हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ऑफ पार्टिकल, ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। कहना क्या है कि जो हवा हम लेते हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं, जो स्टोन्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्लाउड्स हमारे आसपास हैं, जो स्टार्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप या फिर एक पार्टिकल ऑफ सैंड, एक बालू का कण भी, ये सब क्या है सर? दे ऑल आर मैटर। आई थिंक सो दैट दिस कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद की चीज़ें देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक मिलता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर सर पता तो चल गया कि एक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मांड के सभी चीज़ों को बनाने के लिए कारीगर है, लेकिन इसका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल नेचर है कैसा सर? इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कैसा? तो कहा गया सर मैटर खुद पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1, जो कि इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है। कहा क्या गया सर? बड़े ध्यान से समझिएगा। कहा यह गया कि आप एक वाटर लीजिए, एक बीकर में वाटर ले लीजिए। मैंने ले लिया सर। उसके बाद उसी ही बीकर में हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद ग्लास रॉड से उस सॉल्ट को स्टिर करके मिक्स कर दिया वाटर में। ठीक, मिक्स करने के बाद की बात कुछ इस प्रकार से है। वो कहते हैं कि आप बताइए कि ये वाटर लेवल इंक्रीज करता है या डिक्रीज? तो हमको क्या मिला सर कि वाटर लेवल तो सर सेम रहा। वाटर लेवल क्या हुआ सर? सेम रहा। वाटर लेवल ना ही इंक्रीज किया और ना ही डिक्रीज किया। आ रहा है समझ में? इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। ये क्यों हुआ सर? इसका भी जस्ट कुछ ही सेकंड्स में आपको जो है जवाब मिलेगा, लेकिन अभी हमको ये पता चला सर कि ये मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। और पार्टिकल से बने होने की वजह से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं सर? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में जो गैप्स थे उसमें जाकर के एक्यूमुलेट हो गए। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको ये भी जानकारी लेनी है कि कितने छोटे ये पार्टिकल्स हैं। तो कह तो नहीं सकते, बट ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमारे सोच से बहुत परे हैं सर। दे आर वेरी बियॉन्ड अवे, दे आर फार बियॉन्ड अवे फ्रॉम आवर इमेजिनेशन। The particles of matter are very small and they are small beyond our imagination. जहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी छोटा ही होगा। उसके लिए भी एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी ही दी हुई है 1.2। उसमें क्या करते हैं सर कि हमको बस ये करना है कि कैसे कैसे हम कितने छोटे पार्टिकल्स हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए डाइल्यूशन के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे क्या सर? कि कोई भी चीज़ मैंने एक वाटर में ऐड करके एक सोल्यूशन बना लिया।
सोल्यूशन बनाने के बाद मैं उसमें से 10 ml निकाला और दूसरे वाटर बीकर में पोर कर दिया, तो एक दूसरा सोल्यूशन तैयार हुआ। ऐसे ही मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा और ये सोल्यूशंस बनते ही जा रहे थे। इसका मतलब कि बहुत छोटा पार्टिकल है जो बार बार कहीं ना कहीं जा करके प्रोपोगेट होते चला जा रहा है। तो ये इतने छोटे हैं पार्टिकल्स कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो इन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक भी सर कुछ होता होगा? जरूर होता है सर। ठीक, पार्टिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पेस्ड होते हैं सर, उनके बीच में स्पेस होता है। सबसे पहली एक्टिविटी जब 1.1 डिस्कस कर रहे थे सर, सबसे पहली एक्टिविटी 1.1, तो उसमें मैंने यही बताया था कि जब हम सॉल्ट को ऐड कर रहे थे तो ये सॉल्ट वाटर लेवल को इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, जबकि वो जा करके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए सर, अब सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से आए और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्यूमुलेट कर गए। ठीक, तो वाटर लेवल तो वहीं रह गया। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू होता है और वाटर लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता और ये पार्टिकल्स इन्हीं स्पेस में जा करके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसी मैटर का क्या है कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आता है समझ में? उसके बाद मैटर्स में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी समझना होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर एक कंटेनर आपके सामने रखता हूँ, ठीक, और इसमें मैं नोजल से गैस फिल कर देता हूँ। क्या सर? गैस फिल कर देता हूँ। ये गैस यहाँ आ गई, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहेंगे सर, रैंडम मोशन। इसके रीजन डिफरेंट है। कभी टेम्परेचर की वजह से भी मोशन होता है, कभी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से भी मोशन होता है। ये मोशन करते रहेंगे, ठीक, और ये लगातार मोशन करते रहेंगे। इसके वजह से इन पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। ठीक, और ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आया सर गैस में? तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड किए और मॉलिक्यूल्स में मोशन आया। देयरफॉर ये मोशन किसके प्रोपोर्शनल हुआ सर? तो बहुत ध्यान से समझना होगा, ये मोशन हमेशा किसके प्रोपोर्शनल रहता है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। हमेशा किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। कंसेप्ट क्या था कि अगर सर पार्टिकल्स से बना है मैटर, तो वो पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि लगातार मोशन करेंगे और मोशन करने की वजह से सर उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और उन्हीं मोशन की वजह से सर, वो मोशन किस वजह से आ रहा है? तो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आई होप सो। अब हम इसी मोशन की वजह से एक फेनोमेना आती है, उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर दो डिफरेंट पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टिकल ये मान लिया और एक दूसरा पार्टिकल कुछ इस प्रकार से मान लिया, ठीक, अगर दो डिफरेंट पार्टिकल्स मूव करते करते आपस में मिक्स होना शुरू कर जाएं और अपने आप ये प्रोसेस हो, ठीक, ये प्रोसेस अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस हो, एकदम मिक्सिंग उनके ही बिहाफ पे होना शुरू हो जाए, तो ऐसे मिक्सिंग को क्या कहेंगे सर? हम डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन कहेंगे सर। ऐसे मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहना पसंद करेंगे। तो व्हेन टू डिफरेंट पार्टिकल्स स्टार्ट मिक्सिंग अप बाय देयर ओन, अपने आप से ही अगर दो डिफरेंट पार्टिकल्स मिक्सिंग करना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपस में मिक्स होना शुरू कर जाते हैं, और कैसे मिक्स होंगे सर? अपने अपने स्पेसेस में, जो उनके बीच में स्पेसेस हैं, उनके बीच में ही जाना शुरू कर जाते हैं, गेटिंग इनटू देयर स्पेसेस बिटवीन देम, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर? डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन, ठीक है सर, समझ में आ गया। डिफ्यूजन किसी चीज पर डिपेंड भी करेगा क्या सर? हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। डिफ्यूजन जितना ज़्यादा कराना है आपको, उतनी ज़्यादा हीटिंग करनी होगी। देयरफॉर डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपके पास एनसीईआरटी में एक टर्म डिस्कस किया गया था, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया। आपके पास इसके बाद आता है टॉपिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक में ही सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो अट्रैक्ट भी करते हैं सर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ठीक, अट्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना? अट्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, सबके अलग अलग अट्रैक्शन होते हैं, सबके अलग अलग अट्रैक्शन अलग अलग लोगों के साथ होते हैं, ठीक ना?
तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.6। ठीक, यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 में लोग ये बिहू डांसर जैसे हैं वैसे हैंड लॉक कर रहे हैं, ठीक, हाथों को पकड़ रहे हैं आपस में बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरे ग्रुप में बस हैंड्स शेक कर रहे हैं, बस हैंड्स को शेक करने वाले पोजीशन पे पकड़ रहे हैं। और थर्ड ग्रुप में बस फिंगर्स को अपने टिप्स से मिला रहे हैं, फिंगर टिप्स। तो ये इतनी आसान एक्टिविटी आपसे पूछी जा रही है कि आप बताइए इन तीनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको कब होगी इनके बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो जैसे इनके बॉन्ड्स को तोड़ना पड़े वैसे ही इनके बॉन्ड्स को और इनके बॉन्ड्स को, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स के जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड है, उसको तोड़ने में कब कठिनाई होगी बालक। तो मुझे लगता है ये तो सबको समझ में आता होगा कि सर ये बिहू डांसर्स जो है लॉक्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रख रहे हैं और इनको तोड़ना कठिन होगा। फिर उसके बाद हैंड्स वाले को तोड़ना और सबसे आसान होगा फिंगर्स वालों को तोड़ना। बोलिए आता है समझ में? यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और लेक्चर अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको जो है ऐसे ही स्ट्रेंथ और एनर्जी देते रहें कि हम ये सीरीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। आता है समझ? चलिए, ये सीरीज़ वैसे क्लास 9th एनसीईआरटी की तो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि क्या आपको क्लास 7th, 8th एंड 10th इनमें से भी किसी एनसीईआरटी की सीरीज़ चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए यहाँ इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर मेजरली देखिए हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स मिलते थे शुरू से, जिनको हम जानते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स। आई थिंक ये न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक प्लाज्मा स्टेट भी और एक बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बीईसी। ये भी 2 डिफरेंट स्टेट अभी खोजे जा रहे हैं, पाए गए हैं, लेकिन इनको आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक ना? तो जितना एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर कुछ डिफरेंट लेक्चर सीरीज के थ्रू एडिशनल नॉलेज को भी गेन कर लेंगे। चलिए, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनको हम अलग अलग प्रॉपर्टी में, कि जैसे इसके साइज कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, ठीक, इसका वॉल्यूम कैसा होगा, ठीक, ये कैसा होगा, रिजिड होगा कि नहीं होगा, रिजिडिटी इसकी कैसी होगी, कंप्रेसिबिलिटी इसकी कैसी होगी, ठीक ना, फ्लूइडिटी इसकी कैसी होगी, एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा होगा, स्पेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम अभी फर्दर इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर आता है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है बालक, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास डेफिनेट शेप हो, ठीक, एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, रिजिड हो और कंप्रेसिबल ना हो। ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, ठीक ना। इस वुडन बॉक्स का लेंथ L है, ब्रेथ B है, और अगर ये क्यूबॉइडल फॉर्म में है तो इसके पास मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हाइट भी होगी, ठीक, और ये हाइट h की है, ठीक। अब अगर इसका शेप देखा जाए तो हमेशा ये इसी शेप में रहेगा सर, हमेशा से ये इसी शेप में रहेगा। इस बात पे सभी लोग एग्री करते हैं कि नहीं, कि सर ये क्यूबॉइडल बॉक्स हमेशा जो है इसी शेप में रहेगा, ये जल्दी चेंज नहीं होगा, अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, परमानेंट इसके क्यूबॉइड शेप को ऑक्यूपाई किए रहेगा सर। चलिए ये तो समझ में आता है। उसके बाद शेप समझ में आया सर कि शेप तो यही रहेगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा? वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम अगर हम देखना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक। अब क्या इसका वॉल्यूम यहाँ पे कुछ और है और यहाँ अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो कुछ और होगा? नहीं सर, हमेशा इसका वॉल्यूम सेम होगा, वही सेम वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब कि सर इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहा। वॉल्यूम भी फिक्स रहा, अगर वॉल्यूम भी फिक्स रहा बालक, तो रिजिडिटी पे भी एक बार सवाल उठता है कि सर रिजिडिटी कैसी होगी, रिजिडिटी कैसी होगी, उसको भी देख लीजिए। अगर ये रिजिडिटी की बात होती है तो इसका मतलब ये अपने प्लेस पे, इसके सारे कॉर्नर्स, इसके सारे फेस एकदम प्रॉपरली फिक्स्ड हैं और बहुत आसानी से वो अपने प्लेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बहुत रिजिड है। तो इसका मतलब सॉलिड सारे रिजिड होते हैं सर, जितने भी सॉलिड्स हैं
वो सभी रिजिड भी होते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसको आसानी से आप कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर इस पर फोर्स अप्लाई भी करते हैं तो ये ईजिली कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ सॉलिड स्टेट्स के प्रॉपर्टीज थे। एक क्वेश्चन आपके बुक में ही दिया हुआ है कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? ध्यान से समझिएगा, अगर एक रबर बैंड की बात की जाए तो वो तो अपने शेप को चेंज कर लेता है ना स्ट्रेच करने पे, आपको सबको पता होगा। तो क्या ये सॉलिड है? तो बहुत ही ध्यान समझिएगा, सॉलिड रबर बैंड है कि नहीं, इस लेक्चर के बाद आप किसी और को समझा भी सकते हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मिलेगा, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, हम कभी भी किसी चीज की रिजिडिटी को कैसे चेक करते हैं? सॉरी फॉर दिस वॉइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वॉइस। ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज की रिजिडिटी को हम कब चेक करते हैं कि फोर्स अप्लाई करने पे उसके शेप एंड साइज में चेंज आने लगे। रबर बैंड पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब तक फोर्स अप्लाइड रहता है तब तक तो रबर बैंड के शेप में चेंज आता है, लेकिन जब फोर्स को हटाते हैं तो वो क्या करता है सर, रीगेन कर लेता है क्या, अपने उसी सेम शेप को, ठीक ना। कब? जब फोर्स को हटा दिया जाता है। तो यहाँ तक तो सर कुछ कुछ क्लियर होने लगा कि अच्छा, फोर्स अप्लाई करने पे शेप परमानेंटली चेंज होना चाहिए, ये चेंज होता नहीं है, इसका मतलब कि कुछ हद तक तो सॉलिड लगने लगा। अच्छा, ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे, अगर एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, तब क्या होगा सर, रबर बैंड ब्रेक भी कर जाएगा, जो कि सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता, वो रिजिड ही रहेगा। लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाइड हुआ तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप्स ऑफ जार, आर दे सॉलिड? कहा जाता है सर कि अगर आपके पास शुगर रखा हुआ है एक इस कंटेनर में, ठीक, और यही शुगर अगर रखा हुआ है कुछ इस कंटेनर में, तो ये दोनों का शेप ले लेगा, इसका भी शेप ले लेगा और इसका भी शेप ले लेगा। तो बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये तो दूसरे किसी का भी शेप ले ले रहा है, तो क्या ये सॉलिड है? तो बड़े ध्यान से समझिएगा, हम शुगर के या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स को अगर देखेंगे ना तो वो अपने उसी शेप में रहते हैं, उनका शेप नहीं चेंज होने वाला सर। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स है, और इसलिए इसको भी क्या कहेंगे सर कि ये भी क्या है सर, सॉलिड। आई थिंक सो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट स्पंज, ठीक। स्पंज आप सबने देख रखा होगा, ये तो सॉलिड है कि नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है सर, इसको तो कंप्रेस भी कर दे रहे हैं, बहुत आसानी से फोल्ड कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, तो कहना कुछ नहीं है सर, जैसे स्पंज आपके पास मिला, उसमें ना बहुत ढेर सारे माइन्यूट होल्स होते हैं बालक, बहुत ढेर सारे माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होती है। क्या होती है सर? एयर ट्रैप्ड रहती है, ठीक ना। जब हम इसको प्रेस करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एयर क्या करती है सर, बाहर निकल जाती है। एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और इसी के वजह से हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं सर, जिनमें एयर पहले से ट्रैप्ड होती है, एयर पहले से ही आके फंसी रहती है, ठीक। अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एयर क्या होगी, बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये एक्सपेल आउट होने की वजह से ही हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि स्पंज को प्रेस करते हैं, आप एयर को ही एक्सपेल आउट करवाते हैं, इसका मतलब कि स्पंज भी सॉलिड है। ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चन थे, तीनों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आप अपने फ्रेंड में एक बार डिस्कस करना जिसने एनसीईआरटी को बेसिकली फॉलो नहीं किया होगा, वो इसके परफेक्ट आंसर देने में कैपेबल नहीं होगा। और अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और अच्छे से समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आप ही के थ्रू ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास हमारा दूसरा स्टेट, जो कि है लिक्विड स्टेट। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इसके पास सर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, ठीक ना। ये रिजिड भी नहीं होता और कुछ ना कुछ हद तक कंप्रेसिबल भी होता है, इसको भी समझना होगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्लास भर के वाटर है ना, इसमें क्या है, वाटर। आई थिंक केमिस्ट्री की क्लास में
ये लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, इसमें आपके पास वाटर था, ठीक ना, वाटर था, इसको आपने पोर किया किसमें, एक इस टाइप के कंटेनर में, बाउल टाइप के, आपने इसको इसमें पोर कर दिया, ठीक। अब ये इसका शेप ले लिया, ठीक। अगर आप इसमें नहीं पोर करते, अगर इस बाउल में ना पोर करके आप इसको एक पतले से टेस्ट ट्यूब में पोर कर देते तो ये इसका शेप ले लेता, ठीक। अगर इसमें नहीं पोर करते आप, अगर किसी दूसरे कप में पोर कर देते तो ये इसका शेप ले लेता। लेकिन क्या कभी वाटर बढ़ या घट जाएगा? किसी बड़े बाल्टी में अगर रख दें तो क्या ये वाटर इंक्रीज हो जाएगा? कभी नहीं सर। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि इसके पास शेप तो प्रॉपर नहीं है मेरे बालक, लेकिन इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स है, ठीक ना। अगर 2 लीटर पानी है तो किसी भी बर्तन में जाएगा 2 ही लीटर रहेगा सर, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता। रिजिड नहीं होता है बालक, वाटर रिजिड नहीं होता, आसानी से अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये आसानी से फ्लो करने लगता है। और इसी फ्लो करने की वजह से बाबू इसको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं, फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक। और कंप्रेसिबल भी होता है। आप सभी ने जो है ये एक्सपेरिमेंट बचपन से कर रखा है। आई थिंक सो कि होली में आप सभी पिचकारी वगैरह ले आते होंगे, ठीक। उसमें कलर फिल करके और आप इधर से इसके पिस्टन से इसको पुश करते हैं और ये वाटर इधर से कंप्रेस होते हुए चला आता है और बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब कि आप इसको इजीली कंप्रेस भी कर लेते हैं, ठीक ना। तो कंप्रेस होता है, रिजिड नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता, साइज भी फिक्स नहीं होता, लेकिन एक चीज़ बहुत ही फिक्स होता है जो आपको दिमाग में फिक्स कर लेना है। ये क्वेश्चन हमेशा अराइज होगा, वाटर या फिर किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा सर, लिक्विड स्टेट में फिक्स होगा। मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ध्यान से समझिएगा, आपके एनसीईआरटी में ही ये भी एक्टिविटी 1.10 आई थिंक 1.10 के बाद ही दी हुई है। ध्यान से समझिएगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स में डिफ्यूज कर सकते हैं। क्या कहना है? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स। इसका मतलब कि सर लिक्विड में क्या हम सॉलिड को घोल सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, उसमें उसको डिसॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर, वी आर वेरी कॉमन विद द एग्जांपल ऑफ एडिंग शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर। और लिक्विड्स में भी लिक्विड को, यस सर। अब कुछ लोग कुछ समझेंगे, कुछ लोग कुछ समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए, गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, वो भी डिफ्यूज हो जाती हैं। इसका मतलब गैसेस भी डिफ्यूज हो जाती हैं सर, ठीक। जैसे आपके पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, वाटर में डिसॉल्व होते ही इनका इंपॉर्टेंस भी तो है ना सर वाटर में। वाटर में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके लिए बहुत एसेंशियल है ये, तो इनका डिसोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है और ये डिसॉल्व हो भी जाती हैं। O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सारी डिसॉल्व भी हो जाती हैं। तो हमको बस ये हल्का सा एक पॉइंट समझना था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों लिक्विड में जो है डिसॉल्व हो सकती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं। वाटर को इसीलिए कभी कभी हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, वो जो रेट होगा डिफ्यूजन का, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन द सॉलिड्स। सॉलिड्स से ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होता है? लिक्विड्स का। ये तो छोटे बच्चों को भी समझ में आता होगा। इसका फैक्ट क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं ना लिक्विड के, वो कुछ ज़्यादा ही फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है। क्या होता है? स्पेस भी ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? तो सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। मैं इसका एक डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि इनके बीच में कैसा स्पेस के लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड स्टेट है तो इसके पार्टिकल्स कुछ क्लोजली डेंसली पैक्ड हैं, ठीक। वहीं लिक्विड स्टेट है तो इसके पार्टिकल्स कुछ थोड़े दूर दूर हैं, और अगर गैसेस स्टेट है तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, ठीक। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट की वजह से ही रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका बढ़ जाता है? लिक्विड का बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है सर? तो सॉलिड से बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है सर? तो उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पेस उनके अंदर ज़्यादा है। हमारे पास तीसरा स्टेट और सबसे लास्ट स्टेट है जो मैटर का, वो आता है द गैसेस स्टेट। इसके पास क्या है सर? तो फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स शेप भी नहीं है, रिजिड भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉक्स या फिर ये एक छोटा सा बॉल लिया, इसमें गैस फिल कर दिया, ठीक।
अगर इसी गैस को एक मैं बहुत बड़े रूम में ले आकर के छोड़ दूं तो इसके पार्टिकल्स इस रूम को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक ना। क्यों कर लेंगे सर? क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्पेस्ड हैं, बहुत दूर दूर स्पेस्ड हो जाएंगे और इनका कोई फिक्स वॉल्यूम इसीलिए नहीं होता सर, क्योंकि ये कहीं भी स्पेस कर जाएंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को कवर करने लगेंगे, इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है, रिजिड भी नहीं है और कंप्रेसिबल बहुत है। हल्का सा फोर्स अप्लाई किया कि ये तुरंत कंप्रेस हो जाएंगे, हल्का सा फोर्स अप्लाई किया कि ये तुरंत कंप्रेस हो जाएंगे। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं लास्ट में समराइज करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पहला हमारे पास कंसेप्ट है, जो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन है ना, वो गैसेस में बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अभी लिक्विड्स और सॉलिड्स को जैसे कंपेयर किया था, उसी प्रकार से गैसेस में स्पेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मोशन भी बहुत ज़्यादा। सॉरी, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से कुछ बदमाशी की और भारत उसको जो है पिटाई करने जा रहा है। चलिए, जोक्स अपार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्यों सर? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज हाई और उनके मोशन का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत आसानी से कहीं भी डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक ना। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हाई है सर। ये दो समझ में आए पॉइंट्स आपको? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जिस भी कंटेनर में जाएंगे उनके वॉल्स पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, और वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनके अंदर रैंडम मोशन है। मैं आपने शुरू से समझाया कि रैंडम मोशन है, उसी की वजह से ही उनके वॉल्स पे जो है क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक। और गैसेस के लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, क्योंकि इतना ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैस कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी हम कंप्रेस करके बहुत स्मॉल एरिया में ले आ सकते हैं और उनको हम इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि अब सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे इतनी इजीली ट्रांसपोर्टेड होती हैं? क्योंकि ये बहुत आसानी से कंप्रेस्ड होती हैं, ठीक ना। अच्छा, एक और है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी हाई। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, माता जी कुछ भी बनाती हैं, हम अपने कमरे से ही कैसे समझ जाते हैं? उसकी खुशबू से। और उसकी खुशबू इतना तेजी से कैसे फैलती है? क्योंकि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी गैसेस में बहुत हाई होती है बालक। हम आपको लास्ट में ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिखा देते हैं। जैसे अगर सॉलिड स्टेट को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो इनके पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड है, एकदम प्रॉपर फिक्स पोजीशन पे, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और बहुत ही हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मैंने क्या कहा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा, ठीक ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। ये किसके केस में होगा? सॉलिड के केस में होगा। अच्छा, ठीक, ये समझ में आया। तो अगर लिक्विड की बात करेंगे तो इसमें अरेंजमेंट तो ठीक है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड की कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा हैं, इसीलिए अट्रैक्शन कुछ कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज। और स्पेस क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर? गैस मॉलिक्यूल के केस में अट्रैक्शन तो एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक ना, और स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट्स देखने को मिले, कैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। किसके बेसिस पे? उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे, ठीक ना। द फिगर 1.5 shows that the schematic pictures of 3 states of matter, the motion of particles can be seen and compared in 3 states। अब बताइए कि इन तीनों डायग्राम्स को देखने के बाद आप इनके पार्टिकल्स के मोशन को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? इसमें मोशन बहुत ही कम होगा, इसमें मोशन होगा, बट इसमें मोशन बहुत ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में? तो अगर यहाँ तक के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में ही ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ कैसे भी करके GS Edu हब को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके और ज़्यादा बिल्ड करें, ताकि ये सारी NCERTs एकदम बेसिक से शुरू होकर क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th कंप्लीट मैथ्स एंड कंप्लीट साइंस की कंप्लीट NCERT का कंप्लीट सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको कंप्लीट मिल जाए, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ बहुत पसंद आती हो
और आ रही हो तो उसी हिसाब से जो है आप इस लेक्चर सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते चले जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन अब बहुत जल्दी क्लास 8, 9 एंड 10 कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पे कंप्लीट होकर के मिल जाएगा। अभी सीरीज शुरू हुई है और अब लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएंगी एज पर योर रिस्पॉन्स ऑन द लेक्चर्स। ठीक, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर। जीएस एडू के इस लेक्चर सीरीज़ को आप लाइक करते हो तो ज़रूर लाइक करके बताएं। अगर थोड़ा भी पसंद आता हो तो कमेंट करके बताएं। अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल को अपना मानते हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।